Hello friends, welcome back to my channel. So today we'll be starting with bio and in that we'll do cell and we are going to study everything in detail ki hai kya cell. Okay? So watch the video till the last and make sure to like, share and subscribe the video because it is a very long video because it gives me motivation as well to keep uploading the other videos, and make sure that to watch the video till the last because the content that I'll be giving you cannot be found in any of the books that even if you search for, then also you'll not be able to find so much of content. Okay? Because I'll be giving of the NSCJS level, so make sure to see the complete video. Okay? Though even you are studying for the school exams, but still you have to watch the complete video. You will have a complete deep insight of what actually the chapter says. Okay? So make sure to watch the video till the last. Let's start with cell. चलिए थोड़ा सा सेल थियरी नाम के चीज पे भी डिस्कशन हो जाए. सेल का थियरी. सेल थियरी एक ऐसा नाम जो कि लगता है कि भाई थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर से काफ़ी ईजी है. इसमें पढ़ने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ. बेसिकली हमें पता है कि सेल किसने डिस्कवर किया. भाई ये बताइए किसने डिस्कवर किया सेल? नहीं पता? अरे इतना तो पता है. हाँ, अगर नहीं पता तो आप पिछला वाला वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. उसमें आपको सेल का माइक्रोस्कोप का, सेल के सुपरलेटिव, सेल का ऑरिजिन, माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत डिटेल वगैरह 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 सब मिल जाएगा आपको. एंड दैट लिंक आई एम पुटिंग इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से चेक कर लीजिए. करेंटली हम सेल थियोरी करते हैं. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. इट गिव्स मी टू मच मोटिवेशन टू कीप अपलोडिंग सच वीडियोज़. तो लेट्स स्टार्ट विद सेल थियोरी. सेल थियोरी का पहला पार्ट जो है, पहला पॉइंट, पहला जो अहम मुद्दा है वो मैथायस श्लीडन और थियोडर श्वेन के इर्द गिर्द घूमता है. बेसिकली हुआ क्या मैं बताता हूँ. हिस्ट्री कहानियाँ. सबसे पहले शुरू करते हैं मैथायस श्लीडन. पूरा नाम लिख दूँ या M श्लीडन चलेगा? नहीं, बहुत बच्चों को तो स्पेलिंग भी नहीं पता. चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग भी लिख लीजिए इनका. मैथायस श्लीडन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. क्या थे जी? जर्मनी के बॉटनिस्ट थे. जर्मन बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट क्या होता है भाई? बॉटनी क्या होता है? जूलॉजी क्या होता है? हाँ, बॉटनी क्या होता है? जूलॉजी क्या होता है? बॉटनी, जूलॉजी. घास फूस यानी कि शाकाहारी, फूल, पत्तियां, घास फूस. शाकाहारी जीव जंतु नहीं, केवल शाकाहारी. शाक हरी सब्जी, घास फूस, ब्ला ब्ला ब्ला. ऑल थिंग्स अबाउट प्लांट कम अंडर द स्टडी ऑफ बॉटनी. All the study of plant comes under botany. Zoology, जानवर, इंसान, human, animal, animals, etc. अब पता है कुछ सच कड़वी भी होती है, कुछ सच आपको झेलनी पड़ती है. क्या सच? जैसे अभी मैं एक सच बताने वाला हूँ जो कि आपको थोड़ी सी हो सकता है कड़वी लगेगी. इंसान भी जानवरों में ही आते हैं. भैया आखिर अगर मैं पूछूं आपसे कि आप प्लांट हो या जानवर हो, तो आप इंसान होकर के क्या जवाब दोगे? हम प्लांट हैं? नहीं ना. आफ्टर ऑल हम कुछ भी बोल ले, अपने आप को तुम शेर बोलो या चाहे चूहा बोलो, हो तो जानवर ही ना. तो बस ह्यूमंस भी जानवर में आ जाएंगे, तो अलग से इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है.
बॉटनी इज द स्टडी ऑल अबाउट प्लांट्स, जूलॉजी इज द स्टडी ऑल अबाउट एनिमल्स। तो हमारे ये जो मथायस श्लीडन नाम के साइंटिस्ट थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। वेरी गुड। चलिए, बॉटनिस्ट हो गए हमारे। इन्होंने क्या कहा? बेसिकली दिस पर्सन सेड दैट भाई देखो, हर एक प्लांट जो है ना, हर एक प्लांट सेल से बना है। किस चीज से बना है भाई? सेल से बना है। कब कहा इन्होंने भाई? तो 1838 सदी में इन्होंने कहा कि भाई ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तभी 1839 की कहानी खत्म, साल खत्म हुआ, दूसरा साल आया 1839। मथायस श्लीडन थोड़ा सा अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ा रहे थे सेल्स के ऊपर। तब तक में उनके पास एक खबर आई। क्या आई? क्या खबर आई मथायस श्लीडन के पास? मथायस श्लीडन के पास एक खबर आई कि भाई थियोडर श्वेन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दुनिया को कह दिया है कि भाई ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब जैसे ही मथायस श्लीडन को पता चला कि भाई थियोडर श्वेन नाम के एक साइंटिस्ट ने बयां कर दिया कि भाई ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो उन्होंने सोचा कि भैया मैंने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था, चलो एक बार इससे वार्तालाप हो जाए तो हो सकता है कि हमें कुछ ज़्यादा साइंस के बारे में जानने को मिले। क्योंकि थियोडर श्वेन जो थे उन्हें तो भाई पहले से पता था, क्योंकि एक साल पहले ही मथायस श्लीडन ने कह दिया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो उन्हें भी लग रहा था कि भाई इनसे मिलना चाहिए। तो दोनों ने मुलाकात की और उसके बाद फिर वार्तालाप के बाद पता चला कि दोनों एक बात पे अग्री कर रहे थे। किस बात पे अग्री कर रहे थे? तो दोनों का ये राय था कि भाई ऑल लिविंग बीइंग्स या द होल लिविंग वर्ल्ड, ऑल लिविंग क्रीचर्स are made up of cells। तो ये जो पॉइंट था ना, इस पे दोनों ही अग्री कर रहे थे कि भाई देखो, मैंने तो कह दिया कि भाई प्लांट सारे के सारे सेल से बने, आपने कह दिया कि भाई एनिमल सारे के सारे सेल से बने, तो अच्छा एक काम करते हैं ना कि दुनिया को कहते हैं भाई हर एक जीव जंतु ही सेल से बना है। तो बस यही जो लाइन है ना, ये इन दोनों ने मिल के दी है, ऑल लिविंग क्रीचर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो ये जो लाइन है ना, ये दोनों ने मिल के दी है, तो इसीलिए इसे सेल थ्योरी कहते हैं। इसके साथ और भी पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ये पहला पॉइंट हो गया सेल थ्योरी का। दूसरा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बहुत ही अजीब टर्म है, लैटिन का है, ऑब्वियसली तो अजीब लगेगा ही, पता नहीं ये भाषा भी क्यों बना, हमारे पढ़ाई को इतना भारी कर दिया बायो के। चलिए कोई नहीं, अब तो हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। चलिए, सेल थ्योरी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात हम बात करने जा रहे हैं रुडोल्फ वर्चो के बारे में। किनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं? रुडोल्फ वर्चो। तो दिस साइंटिस्ट सेड दैट कि भाई देखो, तुमने तो जो कहा वो तो सही है भाई, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ वो जानो। क्या कह रहा हूँ भाई? इन्होंने 1855 में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई
सेल्यूलर, अर्थात all cells arise from a pre-existing cell, from a pre-existing cell। मतलब ये कि भाई देखो, अगर कोई पुराना सेल है ना, उसी के बाद दूसरा सेल बनेगा। कोई भी सेल हवा से नहीं टपक जाएगा अपने आप, भाई कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, लाइफ वाइफ कुछ नहीं है, अचानक से सेल आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक पुराना सेल होगा, ठीक है, उससे एक नया सेल बनेगा। अब चाहे वो ये सेल डायरेक्टली टूट के दो सेल बना दे, या नहीं तो ये सेल पहले हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाए, फिर उसमें दूसरे सेल का पार्ट जुड़े, एंड देन आफ्टर कंबाइनिंग दे फॉर्म अ न्यू सेल, राइट। तो किसी भी तरीके से, लेकिन दो पुराने सेल होने जरूरी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर पहला सेल कैसे अराइज हुआ, है ना? पहला सेल कैसे अराइज हुआ, दुनिया का पहला सेल कैसे अराइज हुआ? क्योंकि अब अगर अभी के सेल्स अपने पूर्वज के संतान हैं, तो वो अपने पूर्वज के संतान होंगे, वो अपने पूर्वज के, तो ऐसे ऐसे करते करते एक स्टार्टिंग इनिशियल सेल तो होगा ना, जिससे कि आज इतने सारे चीज़ें, इतनी सारी जानवर, इतने सारे चीज़ें बनी हैं। तो वो स्टार्टिंग सेल कैसे आया? तो भैया आज तक इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया, साइंस ढूंढ भी नहीं पाएगा इसका जवाब। क्यों? बिकॉज देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो कि साइंस ट्राई करके भी ना भगवान के बारे में जान नहीं सकता। सृष्टि उन्हीं ने रचा है। अब आप मानो, अभी मान लो या एक सदी बाद मानो, मानना तो आपको पड़ेगा कि भाई सृष्टि भगवान ने रचा है। ये कब हुआ था सेल थ्योरी? अभी मैंने बताया 1838 में, है ना? कब सेल डिस्कवर हुआ? 1655। उस टाइम से 1665 से आज तक साइंटिस्ट यही ढूंढने में लग गए, 400 सदी बीत गया, अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला कि पहला सेल बना कैसे, और कभी पता भी नहीं चलेगा। भैया कुछ तो आपको मानना पड़ेगा, और ये साइंटिस्ट मानने वाले नहीं है कि भाई भगवान ने रचा है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो अब साइंटिस्ट नहीं मान रहे, आप समझ लीजिए कि भाई भगवान भी कुछ काम किए हैं, सृष्टि उन्हीं ने रची है, तो सेल जो है दुनिया को उन्हीं ने बनाया है। सो दैट इज़ वाई पहले सेल को जो लाइफ मिला है ना, ये लाइफ अपने आप नहीं दे सकते। अगर मैं बोलूँ ये मार्कर है भाई, मार्कर है, चलो आप अपने घर बैठे इस मार्कर को जिंदा कर दो, ये मार्कर मुझसे बात करे, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए ना, किसी भी चीज़ को जिंदा नहीं कर सकता। तो बस पहले सेल को भी भगवान ने बनाया है, और यही आंसर है आपके क्वेरी का। तो साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। चलिए, रुडोल्फ वर्चो हो गया। अब नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सेल थ्योरी। बस इतना ही है, सेल थ्योरी में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक और पॉइंटर है कि सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स 10⁻⁶ मीटर्स। मतलब ये कि माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। सेल साइज जो है ना, पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तीसरा पॉइंट है, सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स। चौथा पॉइंट है भाई, क्या है चौथा पॉइंट? तो चौथा पॉइंट कहता है कि सेल का डेफिनेशन क्या है भाई? सेल का डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पांचवा पॉइंट है कि भाई वायरस को सेल नहीं कहते हैं। क्यों भाई?
क्योंकि देखिए बेसिकली सेल थ्योरी का जो बेसिक 2 टेनेट्स है वो यही दोनों है। आगे और जब डिस्कवरी हुआ कि भाई देखो वायरस में लाइफ नहीं होती, वायरस दूसरे सेल की मदद से ही जीते हैं, तो बस उन्हीं कुछ कारणों की वजह से एक और सेल थ्योरी बना दी, पॉइंट पोस्टुलेट बना दिया कि भाई वायरस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल। लेकिन ये सब मेन नहीं है, ये भी मेन नहीं है तीसरा पॉइंट, लेकिन पहले 2 पॉइंट जो है वही एक्चुअली में सेल थ्योरी हैं और इन्हीं 2 के बारे में हमें हमेशा याद रखना है। ये तो एडिशनल है जो कि आप याद रख सकते हैं। ये हो गया सेल साइज मेजर्ड इन माइक्रॉन्स, और वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग सेल्स, और इवन वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस है क्या भाई? तो इट इज बेसिकली थॉट ऑफ एज अ pathway or a gateway. It is a connector, it is a middleman between non-living and living things. क्योंकि वो उसमें एक्चुअली कुछ लाइफ नहीं होती, उसमें बस प्रोटीन सब होता है भाई। दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तब वो उस सेल की मदद से वो मतलब उसमें जीवन आ जाता है। तो अपॉन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद लिविंग सेल्स देन द वायरस सेल और द वायरस बिकम्स अलाइव। बिफोर दैट इट इज डेड, इट हैज़ नथिंग, इट हैज़ ओनली प्रोटीन्स। कुछ नहीं है उसमें, लाइफ नहीं है, वायरस में कुछ नहीं है। तो इसीलिए वायरसेस को लिविंग नहीं कहा जाता, बिकॉज ये लिविंग तो हुए नहीं ना, ये तो दूसरे सेल की मदद से जीते हैं, लिविंग तो हुए नहीं। और साथ में बिकॉज ये लिविंग नहीं हुए तो पूरी तरीके से नॉन लिविंग भी नहीं हुए भाई, क्योंकि भाई दूसरे सेल की मदद से तो जी तो जाते हैं ना, दे बिकम अलाइव। सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ मिडल मैन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। और इसी के साथ हमारा सेल थ्योरी भी होता है ख़त्म। सेल थ्योरी इज ओवर। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स एंड एवरीथिंग, जो कि हमें एक्चुअली पढ़ना है। अब आता है मेन कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सेल, ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेन्स, ये बेसिकली मैं जो बना रहा हूं वो सेल के कंपोनेंट्स के टेबल है, ओके। सो मेम्ब्रेन्स हो गए, उसके बाद आप बताइए क्या होगा। कम ऑन क्विक। साइटोप्लाज्म, देन कम्स द न्यूक्लियस, and then comes organelles, सबसे वास्ट। membranes, for example, cell wall और cell membrane। सेल वॉल केवल प्लांट्स में होता है, इसलिए मैंने पी लिख दिया। मैं पी वहाँ लिखूंगा जो केवल प्लांट्स में होता है, मैं ए वहाँ लिखूंगा जो केवल एनिमल्स में होता है, और बाकी को मैं वैसे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि वो दोनों में ही होता है, उसमें स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत। तो सेल वॉल किस में होता है? कम ऑन क्विक, ओनली इन प्लांट्स। नाउ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में ये तो हर एक चीज में ही होता है। न्यूक्लियस, सो सी न्यूक्लियस बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। वन ऑफ विच इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, और अल्टीमेटली क्रोमैटिन नेटवर्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनल्स पे भी थोड़ा सा बात हो जाए। ऑर्गेनल्स में 4 प्रकार के,
बाईमेम्ब्रेनस, यूनिमेम्ब्रेनस, और एमेम्ब्रेनस। ठीक है। अब बाईमेम्ब्रेनस जैसे मेनली दो ही होते हैं, तो मैं इसे क्लियरली बता देता हूं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स। यूनिमेम्ब्रेनस बहुत सारे होते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GC गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फिर लाइजोसोम हो गया, उसके बाद पेरोक्सिसोम हो गया, उसके बाद स्फेरोसोम हो गया। ये सारे कुछ कुछ ऐसे नाम हैं जिसको आप पहली बार जिंदगी में सुन रहे होगे। ग्लाइऑक्सिसोम हो गया, और कुछ आपके साइड से इनपुट बताइए। चलिए मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वैक्यूल्स। ये ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें, क्योंकि ये यूनिमेम्ब्रेनस हैं, तो इसलिए मैं इन्हें भी मान लिया। ऐसे माना भी जाता है इन्हें यूनिमेम्ब्रेनस में, इसलिए मैं बस बता दिया। लेकिन ये ऑर्गेनल्स नहीं हैं। वैक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनल्स। व्हाट आर दे? दे आर इंक्लूजन्स। ये इंक्लूजन्स होते हैं, अर्थात जो कि लिविंग कंपोनेंट नहीं होते हैं सेल के। वैक्यूल्स लिविंग नहीं होते हैं सेल के अंदर। चलिए अब देखते हैं ए मेम्ब्रेनस। ये मिटा दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इंक्लूजन्स भी कोई कंपोनेंट होता है सेल का? ये बताया तो जी, वैक्यूल्स इंक्लूजन होता है। चलिए ए मेम्ब्रेनस, राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है ये सेल का। अब राइबोसोम के अलावे कुछ हो सकता है? सोचिए। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, क्रोमोसोम्स, सॉरी सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स भी ए मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेल का एक कंप्लीट अंदर का क्या है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पूरे टेबल को आप कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और मैं इसी टेबल के आधार पे आगे की भी सारी चीज़ें बताते जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, मेम्ब्रेन्स। हाँ जी, मेम्ब्रेन नाम सुना सुना लग रहा है। जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब खोली होगी उन्हें तो पता होगा कि हाँ मेम्ब्रेन क्या होता है। और जो कुछ ज़्यादा ही महान हैं, जो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले अपनी पुस्तक खोलते हैं, वो ज़रा सा ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैं पूरा चीज़ बताने जा रहा हूँ और आपको पुस्तक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। मेम्ब्रेन्स क्या क्या होते हैं मैंने बताया ही अभी जस्ट।
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब पहले सेल वॉल देख लेते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन छोटा सा है, वो तो तुरंत फिनिश हो जाएगा। अब सर आप मुझे बताइए एक बात, सेल मेम्ब्रेन शुरू करने के पहले रॉबर्ट हुक ने सेल फाइंड आउट किया था, लेकिन एक और कहानी है, मतलब कहानी नहीं है, एक्चुअल फाइंडिंग, ये एक्चुअल हुआ था कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो एक्चुअली में उन्हें केवल एक हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे सेल में, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स उन्हें दिख रहे थे। तो रॉबर्ट हुक को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखे, उन्होंने कॉर्क में देखा था, एंड ही फाउंड सच स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली उन्होंने रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, कॉर्क सेल में फाइंड किया था। और कॉर्क क्या होता है, ये डेड होता है, ये हमें पता है, क्यों जी? तो कॉर्क बेसिकली अब पेड़ का जो तना होता है उसका जो आउटर बार्क होता है, वो बार्क के एक पतले से स्लाइस को कॉर्क कहते हैं। या फिर जो पहले के टाइम में वाइन बॉटल्स आते थे, उनके ऊपर ऐसा ढक्कन लगा रहता था, आपको याद होगा, अभी मूवीज में आप देखते हैं, इसको भी कॉर्क कहते हैं। और हाँ, एक और चीज को कॉर्क कहते हैं, जिससे हम बैडमिंटन खेलते हैं, उसे भी कॉर्क ही कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को नहीं ढूंढा था, ठीक है? तो यहाँ अभी फिलहाल बैडमिंटन वाले कॉर्क की बात नहीं हो रही है, इसलिए कृपया अपने खेल वाले दिमाग को मत लाइएगा यहाँ पर, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू टाइप्स ऑफ कॉर्क्स जो कि रॉबर्ट हुक ने देखा था। सो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, बिकॉज अब तना भी जो होता है ये भी डेड ही होता है, वी नो दैट, राइट? इसका तो कुछ फंक्शन होता नहीं है, बार्क का स्पेशली कोई फंक्शन नहीं होता है। कॉर्क ये भी प्योरली डेड है, डेड ही है ना। तो बिकॉज दे बोथ आर डेड, तो डेड सेल्स के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लिविंग कंपोनेंट तो सारे डेड है, तो जितना भी ऑर्गेनल्स है वो नहीं होगा, जितने भी हमारे न्यूक्लियस हैं, साइटोप्लाज्म है, वो सब कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग होता है, तो सेल मेम्ब्रेन भी नहीं था। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने जो देखा वो क्या देखा? सोचो ना, सेल तो देखा, क्या देखा? अंदर का कुछ था ही नहीं, खोखला था, सेल मेम्ब्रेन तक नहीं था, तो था क्या? सेल वॉल ही तो था। दिमाग लगाओ, दिमाग। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? सेल वॉल देखा। सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल एक मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है? डेड मेम्ब्रेन है, जो कि केवल प्लांट्स में पाया जाता है। और इसीलिए सेल वॉल के डिस्कवरर कौन हुए? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल डिस्कवर किया था। अब चलिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, रॉबर्ट हुक का एक बुक है जो कि रॉबर्ट हुक ने खुद से लिखा है, उस बुक का क्या नाम है? बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन NSCJS का भी है, हाँ NTSC का भी है। विच बुक वॉज रिटन बाय रॉबर्ट हुक? क्वेश्चन मार्क। तो जी रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिख दिया? तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया।
इस पूरे वर्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो माइक्रो मतलब माइक्रो छोटा सा, ग्राफिया मतलब देखना, ग्राफिक्स होता है ना, तो माइक्रोग्राफिया ये वो बुक है। माइक्रोग्राफिया जो टाइटल है, इट सजेस्ट दैट इट इज सच अ बुक विच इंक्लूड्स एवरीथिंग what was graphed or what was seen by this person Robert Hooke who was the author। इस पर्सन ने सेल में क्या क्या देखा, जो कुछ भी इसने सेल के बारे में देखा वो सारा इस बुक माइक्रोग्राफिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने वाले बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने कौन सा बुक लिखा था जी? तो माइक्रोग्राफिया नाम का एक बुक रॉबर्ट हुक ने लिख डाला था। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ कुछ NSCJS के क्वेश्चंस डिस्कस करता रहूँगा, सो एज टू ऑफर यू द रिविजन एज वेल एज एक्सपीरियंस की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं NSCJS में, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सेल वॉल शुरू करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। ये कुछ बेसिक बातें हैं, मैं अभी और अंदर डेल्व करने वाला हूं। सेल्यूलोज जो है, ये जो नेट है वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। नेट का ये जो लाइंस है वो हेमीसेल्यूलोज का है, और उसके अंदर डिपॉजिटेड मटेरियल, हर एक सेल के अंदर कुछ मटेरियल डिपॉजिट, सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल जो है, मैं सेल वॉल को एक्सपैंड कर रहा हूँ। सेल है, सेल का जो आउटर वॉल है उसे मैं एक्सपैंड करके ऐसे दिखा रहा हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि ये जो नेट है वो हेमीसेल्यूलोज का है, हेमीसेल्यूलोज नेट। राइट, और उसके अंदर जो मटेरियल फील्ड है, जो एम्बेडेड मटेरियल है, दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज डिपोजिशन है। राइट, चलिए बेसिक बातें हो गई। अब थोड़ा सा बड़ी बातें कर ली जाए, जो थोड़े से बड़े लेवल की है। जैसे सेल वॉल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला मिडिल लैमेला। बताइए जी, मिडिल लैमेला क्या होता है? Come on, tell me quick. मिडिल लैमेला, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट वन, टर्शरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला क्या होता है? सी बेसिकली अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जो पहला आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो कि दो या दो से अधिक प्लांट सेल्स को ज्वाइन करता है, जैसे अब अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक एक प्लांट सेल है, ये दूसरे सेल से ज्वाइंड है, राइट। प्लांट का ये सेल है, ये दूसरे अन्य सेल्स से ज्वाइंड है, राइट। ये एक सेल है जो कि अन्य सेल्स से ज्वाइंड है। अब जो इसका पहला लेयर है सेल वॉल का, दिस लेयर इज कॉल्ड मिडिल लैमेला, जो कि हर एक सेल को एक दूसरे से ज्वाइन रखता है और नेबरिंग सेल्स को डिवाइड करता है। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है लग रहा है। अर्थात अगर मैं बोलूं कि यहाँ एक मैं सेल बना दिया, इसके बगल में हो सकता है ये सेल हो,
एक सेल के बगल में दूसरा सेल। तो ये जो डिवाइडिंग लेयर है जो कि दो अलग अलग सेल्स को डिवाइड करता है बीच से, इस डिवाइडिंग लेयर को कहते हैं मिडिल लैमेला। और ये पूरा का पूरा डिवाइडिंग लेयर, क्योंकि बहुत सारे सेल्स होंगे ना, इसके बगल में ये कोई एक सेल होगा, इसके ऊपर कोई एक सेल होगा, इसके नीचे कोई एक सेल होगा, तो चारों तरफ जो सेल्स हैं उन्हें जो डिवाइड कर रहा है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं ये बता देता हूँ, यहाँ भी एक सेल है यहाँ से यहाँ तक, और ये आगे बढ़ेगा यहाँ से यहाँ पे, फिर ये मिडिल लैमेला डिपोजिशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मिडिल लैमेला डिपोजिशन हो जाएगा। सो बेसिकली जो मटेरियल अलग अलग सेल्स को डिवाइड कर रहा है, जो कि बता रहा है कि हाँ जी तुम्हारा बाउंड्री यहीं तक है, उससे आगे नहीं बढ़ना तुम्हें, वो बाउंड्री जो कि अलग अलग सेल्स को ज्वाइन करके रख रहा है, जो कि दो अलग अलग सेल्स को, डिस्टिंक्ट सेल्स को सीमेंट कर रहा है, एक जगह रख रहा है कि हाँ भाई तुम्हें भागना भी नहीं है इधर से, उस बाउंड्री को कहते हैं मिडिल लैमेला। मैंने फंक्शंस भी बता दिया आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही। अब मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन किस चीज से होता है? तो जी मिडिल लैमेला में प्रेजेंट है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये एक मटेरियल है जो कि मिडिल लैमेला में प्रेजेंट है, और मिडिल लैमेला का कंपोजिशन इस ही दो मटेरियल से हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, एंड दीज टू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मिडिल लैमेला को सीमेंटिंग लेयर भी कहा जाता है। तो जी ये तो हो गया मिडिल लैमेला, इसके फंक्शंस भी हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्राइमरी सेल वॉल। ये जो दोनों है पहले के दोनों, ये दोनों हर एक सेल में प्रेजेंट रहेंगे, चाहे वो सीड का सेल हो, चाहे वो पेड़ का सेल हो, चाहे वो सबसे बड़े पेड़ का सेल हो। हर एक प्लांट सेल में ये दोनों चीज तो रहेगा ही रहेगा। अन्य सेल्स में जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे अगर मैं बोलूं एक और टाइप होता है जो कि बहुत रेयर होता है, क्वाटरनरी ठीक है सेल वॉल। तो जी क्वाटरनरी सेल वॉल बहुत रेयर होता है, लेकिन ये भी होता है। कहाँ होता है? तो ये बार्क में प्रेजेंट होता है। पेड़ के जो स्टेम है, ट्रंक में प्रेजेंट रहता है। क्यों ऐसा होता है ये मैं बताता हूँ। पहले ये तो आप समझ गए कि ये दोनों हर एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी प्लांट सेल, और मैं आपको ऑप्शन दूं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, टर्शरी सेल वॉल, क्वाटरनरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। अगर मैं मान लो ये चार ऑप्शन दे दूं आपको और मैं बोलूं बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा? कम ऑन क्विक, आई वांट द आंसर्स। वेरी गुड, द आंसर विल बी प्राइमरी सेल वॉल। क्यों? बिकॉज ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि बेसिक है। प्राइमरी सेल वॉल पहला सेल वॉल है, ये सबसे बेसिक यूनिट है सेल वॉल का। ये तो अलग ही चीज हो गया, मान लो ये सारे मेन सेल वॉल हो गए, ये सेल वॉल का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो कि सबसे पहले फॉर्म होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द फर्स्ट इन द सेल? मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो जी आपका ऑप्शन होना चाहिए मिडिल लैमेला, क्योंकि सेल जब बनता है तो उसके अंदर पोलर कैप्स होते हैं, कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जब सेल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ये बीच में आ जाते हैं और फिर ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये जब कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट डिपॉजिट कर देते हैं तो अब यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बन गया, पूरा डिपॉजिट हो गया यहाँ से वहाँ तक। पहले जितना भी डिवाइड होता था, न्यूक्लियस वगैरह सब डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बन जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ मिडिल लैमेला फॉर्म हो जाता है और ये अलग अलग सेल बन जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला लेयर जो कि सेल में फॉर्म होता है सेल वॉल का, वो क्या होगा? मिडिल लैमेला। चलिए बहुत बढ़िया।
चलते हैं प्राइमरी सेल वॉल पे। तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है सेल वॉल का, जो कि सबसे प्राइमरी है, बच्चा है ये हर एक में होता है। अब मैं आपको बोलूं कि एक आप इतना छोटा सा बीज ले लो, तो बीज में भी होगा ना कुछ तो। अब क्योंकि वो प्लांट का कंपोनेंट है तो उसमें तो अब वो बीज बहुत सॉफ्ट होता है ना। अब मैं आपको बोलूं कि नहीं, आप आम का गुठली मत लो, आप चना ले लो, ओके, इट इज ऑल्सो अ सीड। इफ यू take it will appear not as hard as the tree trunk. ट्री ट्रंक को आप दबा नहीं सकते, आप चना को कम से कम फोड़ भी सकते हो। That is what I want to tell. क्योंकि ये प्राइमरी है, ये हर एक में प्रेजेंट रहता है, चाहे उसका कुछ भी फंक्शन हो, कहीं का भी सेल हो, प्लांट में कहीं भी प्रेजेंट हो, कुछ भी फंक्शन हो, कहीं भी लोकेशन हो, हर एक में ये दोनों चीज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक है जी, हर एक में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन होगा उस सेल का, उसके अनुसार से बाकी के सेल वॉल्स होंगे। तो सबसे पहला हो गया प्राइमरी सेल वॉल। इसका भी कंपोजिशन कैल्शियम एंड सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज से होता है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, दूसरा लेयर बन गया, राइट। अभी मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हटा देता हूँ क्योंकि बहुत जगह खा रहे हैं। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गया। उसके बाद आता है टर्शरी सेल वॉल। उसके बाद अब सोचिए, इतना लेयर, सेल वॉल खुद इतना रिजिड होता है, उसके ऊपर से चार सेल वॉल आ गए, 1 2 3 4, एक सेल वॉल इतना रिजिड होता है, 4 सेल वॉल आ गए। अब आप बताइए, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रिजिड सेल क्या हर एक जगह प्रेजेंट होना जरूरी है? क्या ये मैंडेटरी है कि हम पत्ता में इतना हार्ड सेल पाएं? पत्ते को तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, स्टेम जो पत्ता पीटियोल जो होता है, वी कैन ऑल्सो ब्रेक इट लाइक दिस, इट इज नॉट एज हार्ड, बट if so many cell wall will be there, then obviously we cannot break the petiole even. That is why इतने सेल वॉल नहीं होते हैं, और क्वाटरनरी तो बहुत रेयर होता है, बिकॉज सी ना 4 लेयर हो गए। 4 लेयर क्या पूरे पेड़ में 4 लेयर सेल वॉल का, उतना हार्ड सेल हर एक जगह होगा क्या? नहीं ना। आप ब्रांच भी तोड़ सकते हो, वो भी उतना हार्ड नहीं हुआ। Okay, so this is all about the cell. क्वाटरनरी सेल वॉल हो गया, बार्क और ट्रंक में होता है ये। अब चलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेट्स सी अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बताया गया था, जैसे कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि 2 महान साइंटिस्ट ने दिया था, गायक और निकोल्सन, अर्थात सिंगर एंड निकोल्सन। तो इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। कब दिया गया है? तो 1972 में। हाँ, 1972 में। These are some of the proteins जो कि embedded रहते हैं। कुछ प्रोटीन अंदर भी रहते हैं, राइट। मैं इसे ऐसे बता देता हूँ ताकि आप और आसानी से समझें। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो अंदर रहते हैं,
जो कि एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने में हेल्प करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स तो बाहर भी रहते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द लेयर्स, लाइक जो फॉस्फेट और लिपिड बाइलेयर्स होते हैं। मतलब ये कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह आ जाते हैं जो सेल के अंदर रहते हैं। सम डिपोजिशंस लाइक दिस। ये हो गया एक्स्ट्रा। पहले अंदर का चीज़ समझ लें, उसके बाद एक्स्ट्रा तो हम समझते ही रहेंगे। ये क्या कीड़े बना रहे हो सर आप? नहीं, कीड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ आप मान लो कि कुछ वैसे ही हैं। ये फॉस्फोलिपिड यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? फॉस्फोलिपिड यूनिट्स। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है? सो सेल मेम्ब्रेन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। नहीं, यहां नहीं बता रहा हूं, जगह बहुत कम है, ऊपर में बता देते हैं, ठीक है? इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इन्हें कहते हैं टनल प्रोटीन्स। मैंने पी लिख दिया प्रोटीन के लिए। इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, सॉरी कैरियर कैरी करते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए इन्हें कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। अब इन दोनों को मिला के कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्यों जी? क्योंकि ये भी अंदर है, ये भी अंदर से अंदर ही अंदर कैरी करके ले जाता है। अब ये क्योंकि पूरा ही बाहर है, इसीलिए ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सटर्नल, बाहर, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है अंदर, ये बाहर में अपना मुंह ताक रहे हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो गए। अब ये जो एक एक लेयर्स हैं जो कि सोए हुए हैं और खड़े हैं, इन दोनों के बारे में बात हो जाए, ठीक है? यहाँ पे मैं बताता हूँ। ऐसे हैं, these are called the phospholipid tails or simply lipid tails. लिपिड टेल्स होते हैं और ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट फैटी ग्रुप। कुछ इसी कारण से इन्हें फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। इस एक पूरे सिंगल यूनिट को कहते हैं फॉस्फोलिपिड यूनिट। अर्थात इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, साथ में लिपिड का प्रोटीन का टेल भी है। अब फॉस्फेट ग्रुप का काम क्या है, लिपिड प्रोटीन का काम क्या है, और साथ में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे, सर ये एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से क्यों है ना? चलिए समझते हैं। इसे मिटा देता हूं। बेसिकली होता क्या है कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका जो ऊपर का भाग है, इट इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक अर्थात हाइड्रो से फोबिया, वाटर से फोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया। तो जी इस फॉस्फेट ग्रुप को वाटर से फोबिया है, और ये जो टेल है इनके दो दो पूंछ, ये है हाइड्रोफिलिक अर्थात वाटर लविंग। ये वाटर लविंग। तो बेसिकली होता क्या है, अब देखिए आप, अगर ये सेल का इंटीरियर पार्ट है, इसके नीचे जो है
वो सेल का इंटीरियर पार्ट है, इसके अंदर सेल है और ये सेल का एक्सटीरियर पार्ट है। और ये जो डिवीजन है दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, इफ द सेल मेम्ब्रेन वुड हैव बीन लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता था, या ऐसे भी छोड़ो ना सर, डबल क्यों, सिंगल ही रखते हैं, आखिर मेम्ब्रेन ही तो चाहिए। चलिए सिंगल का ही लेयर हो जाए, ठीक है, ऐसा लेयर है मान लो। अब होता क्या, अगर सिंगल का लेयर होता तो, क्योंकि ये तो वाटर हीटिंग है, हाइड्रोफोबिक है ऊपर वाला, लेकिन जो नीचे वाला ये दोनों टेल है ये वाटर लविंग है। अर्थात अगर यहाँ पानी होता, अगर यहाँ से पानी है यहाँ पे मान लीजिए, तो ये सारा का सारा जिसे कि सेल को ऐसे करके संभाल के रखना चाहिए था, सेल का शेप, वो सारे के सारे, क्योंकि ये टेल वाटर लविंग है तो सारे वाटर की तरफ लविंग हो जाएंगे, यानी वाटर के पास आ जाएंगे, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब अगर ये सारे वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो सेल का तो शेप ही डिस्टॉर्ट हो गया। अगर ऐसा सेल है और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये सारे वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, राइट। तो अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये सारे वाटर के जाके ये टेल्स अट्रैक्ट हो गए, राइट। तो जो सेल का शेप होना चाहिए था, सेल का तो शेप ही नहीं कुछ रह गया। यहां पे अगर ऐसे करके सेल है मान लीजिए, ये आउटर कवरिंग वाटर लविंग है, बाहर में अगर वाटर है तो लीजिए सारे बाहर फैल गए, सेल के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। सेल स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। इसी कारण से ये इन्हें ऐसे जो ये लिपिड टेल्स हैं, इन लिपिड टेल्स को बिना डबल लेयर सुरक्षा के नहीं छोड़ा जाता है, और इसी सुरक्षा के लिए ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अब होता तो ये ऐसा ही यूनिट है भाई, इसे तोड़ तो सकते नहीं है हम, तो होता तो ये ऐसा ही यूनिट है। तो अब क्या किया जाए, भगवान ने भी सोचा होगा क्या किया जाए कि सेल स्टेबल हो जाए। तो अगर ये वाटर हीटिंग है, मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो अगर यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर, मान लो कहीं भी वाटर है, ये वाटर की तरफ तो अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। मतलब कि अगर इस पार्ट को हम बाहर की तरफ रखें और इसी पार्ट को हम अंदर की भी तरफ रख दें, तो अंदर भी अगर वाटर है तो भी ये कहीं अट्रैक्ट नहीं होगा, बाहर की तरफ वाटर है तो भी बाहर नहीं अट्रैक्ट होगा। मतलब कि सेल का शेप तो भैया स्टेबल हो गया। तो अब सेल का शेप स्टेबल हो गया, इसी कारण से सेल का ऐसा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अब ये दोनों जितने भी ये टेल्स हैं ये बीच में फंस गए। अब कहीं भी वाटर होगा, बाहर ही होगा ना या अंदर होगा, दोनों ही तरफ हो सकते हैं, सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अब ये टेल्स कहीं जा ही नहीं सकते, इन्हें वाटर मिल ही नहीं रहा ना, वाटर तो ये ब्लॉक कर दे रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सेल का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, अर्थात सेल स्टेबल रह गया। ओके, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं सेल ऑर्गेनल, अभी साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनल तो बाद में, अभी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। क्या है, एक लिक्विड है, और लिक्विड है और साथ ही साथ इसमें कुछ सॉलिड मटेरियल्स एम्बेडेड हैं, तो बस ये बन गया एक डेंस लिक्विड। ठीक है, तो बस इसी चीज को कहते हैं साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स सी अबाउट साइटोप्लाज्म। See, basically साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। इट इज अ फ्लूइड। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड।
कैसा फ्लूइड है? ऐसा फ्लूइड है जो कि जिसमें, अब ये मान लीजिए फ्लूइड है, इसमें अगर कुछ सॉलिड्स एम्बेडेड है, राइट, तो बस ये बन गया साइटोप्लाज्म। अब यही सॉलिड जो हैं ये होते हैं ऑर्गेनल्स। बस बाकी ये फ्लूइड का फ्लूइड है जिसे कि साइटोसोल भी कहते हैं। इस फ्लूइड को साइटोसोल भी कहते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म का सल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया साइटोसोल। अब इसी के साथ खत्म होता है साइटोप्लाज्म, बस इतना ही है साइटोप्लाज्म में। एंड अब शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स।